बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है ट्रांसफार्मर पे। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे कि वाई वी नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। देन के देखेंगे कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर उसकी एप्लीकेशंस उसकी टाइप्स को देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कितनी टाइप्स के होते हैं। एंड देन हम उसकी जो है वो एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखेंगे हम ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। देन बिब्लियोग्राफी के हमने ये सारा जो मटेरियल है वो कहाँ से उठाया है। ठीक है, तो सबसे पहले है नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इन मोस्ट केसेस अप्लायंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड टू वर्क अंडर सम स्पेसिफिक वोल्टेज। ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू एडजस्ट द वोल्टेज टू अ प्रॉपर लेवल। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, देखिए कुछ अप्लायंसेस होती हैं हमारे पास, जिस तरह हमारी घरों में हमारे फैंस होते हैं, लाइट्स होती हैं, हमारे टेलीविजन्स चल रहे होते हैं। इसके अलावा हम जो है वो कुछ मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं घरों में, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ रन करती हैं। एंड इन सारी चीज़ों के लिए हमें जो है ना एक स्पेसिफिक वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिस तरह आप जो बल्ब होता है, आप कहते हो ना कि 100 वाट का बल्ब है और ये इस तरह का, तो हर बल्ब के लिए भी और हर फ़ैन के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक जो है वो वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे पास, वो क्या करता है कि वोल्टेज को, जो आपके घरों में बिजली आ रही होती है, पीछे से जो वोल्टेज आ रही होती है पावर सोर्स से या पावर हाउस से जो आपके पास वोल्टेज आ रही है, उसको एडजस्ट करेगा कि आपके पास जितनी उस अप्लायंस को वोल्टेज चाहिए उसको उतनी वोल्टेज वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। Transformer is used to increase the voltage at the power generating station step up and used to decrease the voltage step down for the household purposes. अब जो होता है, जब हम इसको पावर जनरेटिंग स्टेशन तक लेकर आते हैं ना ट्रांसफार्मर को, तो वहाँ पर हम जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो उस वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, उस वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन जब हमें अपने घरों में ये चाहिए होती है तो हम उस वोल्टेज को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। इन टाइप्स के बारे में हम आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। Now, by increasing the voltages, the loss of the electricity in transmission purpose is minimized. अब अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इस ट्रांसमिशन पर्पज़ में, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमाइज्ड हो जाएगा। अब देन हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। It transfer electricity from one part of the electrical or electronic circuit to other part of the circuit without changing the frequency. ठीक है, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करता है विदाउट चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, उसमें फ्रिक्वेंसी का कोई चेंज नहीं आता। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा, उसमें आपने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे जो है वो वर्क करता है, इसकी वर्किंग जो होती है म्यूचुअल इंडक्शन पे होती है। और देन इस फिगर के अंदर आपको जो है वो इसका पूरा जो है वो प्रोसेस बताया गया है कि आपके पास ये जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन में आपने जनरेटर लगाए हुए हैं या स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके पास क्या करते हैं, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस आपके पास जा रही होती हैं, इनसे वो जो है वो उसको वोल्टेज को लेकर जाते हैं और स्टेप अप करके लेके जाते हैं। फिर आगे आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स लगाए हुए होते हैं, जो कि कस्टमर्स को, प्राइमरी कस्टमर है, सेकेंडरी कस्टमर है, इन सब को जो है वो फिर वोल्टेजेस को कम करके प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी है हिस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री का है कि ट्रांसफार्मर कहाँ से डेवलप हुआ था। तो फर्स्ट इसको डेवलप किया था ओटो बेल्टे ब्लैथे मिक्सा डेरी एंड ये जो थे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और उस ट्रांसफार्मर को हमने ZBD ट्रांसफार्मर बोला था। इन 1885 में जो था वो ये डिस्कवर हुआ। देन 1885 में William Stanley make the transformer more practical due to some design changes and developed a three-phase transformer. उसके बाद जो था जो विलियम स्टैनले जो था उसने इसको कमर्शियली यूज़ किया था 1886 में। USA में सबसे पहले इसको विलियम स्टैनले ने यूज़ किया था।
प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि व्हेन करंट इज प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग इट बिहेव एज electromagnet due to this the EMF induced in the secondary winding as it comes in the area having magnetic field lines due to the primary winding। तो देखिए आपके पास क्या है कि आपने जो था प्राइमरी वाइंडिंग जो थी उसमें को आपने किसी एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, उसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पड़ी हुई दूसरी कॉइल में से, जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया, उसमें से पास करेंगी, तो इस कॉइल के अंदर भी आपके पास जो होगा वो फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास कर रही हैं। आपने पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम जो है वो फिर यहाँ पर वी एस यानी सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो आपके पास बराबर आएगी अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ डी फाई बाई डी टी के बराबर होती है, और एन एस हमने इसके साथ लगा दिया इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। एन एस आर द सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर होती है लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर जो होती है उसको हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उसके अपने अंदर कोई करंट नहीं होता, बट वहाँ पर स्टिल लीकेज ऑफ करंट या एडी करंट जो होता है हमारे पास वो प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या करना है, हमने मिनिमाइज़ करना है इन करंट्स को, और हमने क्या किया कि हमने इन करंट को मिनिमाइज़ करने के लिए कोर को हम क्या कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। देन हमारे पास है वाइंडिंग मेड अप ऑफ द कॉपर और एल्यूमिनियम कोटेड विद अ वेरी थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। ये आपके पास अब किससे बनी होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की हमने कोटिंग की होती है, और एक बहुत थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन जो होती है इसको हम कहते हैं वाइंडिंग। देन हमारे पास होता है टैंक। टैंक का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटेड टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड adequate space for expansion of oil inside the transformer. It is usually cylindrical or cubical, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होती है, ये हमें जो है हमने क्या करना होता है कि जो कोर है और जो टैंक है उनके दरमियान में हमने सिंथेटिक ऑयल जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे वहाँ पर आइसोलेशन प्रोड्यूस होती है। देन हमारे पास है ब्रीदर। ब्रीदर क्या करता है कि वन द टेम्परेचर चेंजेस अकर इन ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेटिंग ऑयल है उसमें जब आपके पास क्या होगा, आपके पास जब टेम्परेचर का चेंज आएगा तो ऑयल जो होगा वो एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड देयर एन एक्सचेंज ऑफ एयर ऑल्सो अकर्स। सो जब ट्रांसफार्मर आपके पास फुली लोडेड हो जाएगा तो अब ट्रांसफार्मर को चाहिए कि उसको हमने क्या करना है, उसको कूल करना है, तो ऑयल लेवल को हमने डाउन करना है, और वहाँ पर जो है वो हमने क्या करना होता है, एयर को एब्जॉर्ब करवाना होता है उसके अंदर। जब हम एयर को एब्जॉर्ब करवाते हैं तो हमारा जो लेवल है हम उसको डाउन कर सकते हैं। देन हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास के ट्रांसफार्मर की टाइप्स क्या क्या हैं। तो ट्रांसफार्मर की टाइप्स जो हैं उसमें हमारे पास है उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन, बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो है वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। देन हमारे पास हो सकते हैं स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर्स हो सकते हैं। अच्छा, वाइंडिंग की बेसिस पे हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स की टाइप होती हैं वो होती हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। और कूलेंट मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी बेस पे हमारे पास अगर जो ट्रांसफार्मर की टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ऑयल फिल्ड सेल्फ कूलिंग ट्रांसफार्मर, ऑयल फिल्ड वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर एंड एयर ब्लास्ट, ठीक है। अच्छा, अब इनकी कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे हमने कहा था कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो तीन तरह के हैं, उनमें से सबसे पहला है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें 2 लिम्स होती हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है इसमें फिगर में। द वाइंडिंग्स आर वाउंडेड ऑन द 2 लिम्स ऑफ द कोर मटेरियल। कोर मटेरियल के 2 लिम्स के ऊपर जो है ना आपके पास वाइंडिंग जो है वो आपने की हुई होती है। वाइंडिंग जो है वो आप ने इसके ऊपर, ठीक है, वाउंड किया होता है अपने 2 लिम्स को कोर मटेरियल के ऊपर। अच्छा, जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर भी आपको फिगर के अंदर ये दिखाया हुआ है। इट्स कोर हैज़ 3 लिम्स, इसकी कोर में 3 लिम्स होती हैं, एंड द 2 विंडोज, ठीक है, और 2 विंडोज होती हैं। बोथ द वाइंडिंग्स आर वाउंडेड ऑन द सेंट्रल लिम्ब, ठीक है। बोथ वाइंडिंग्स जो है, दोनों वाइंडिंग्स को आपने सेंट्रल लिम्ब पे वाइंड किया हुआ है, ये देखिए, ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर। स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, द कोर इज कंस्ट्रक्टेड सिमिलर टू व्हील ऑफ द स्पोक्स, द वाइंडिंग्स आर बाउंडेड दी स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है कि इसकी व्हील के ऊपर जो है वो वाइंडिंग को आपने क्या किया हुआ होता है, बाउंड किया होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स। अच्छा, बेसिस ऑफ वाइंडिंग पे आपने जो ट्रांसफार्मर जो थे वो बनाए हैं, वो अब आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 3 तरह के थे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन द प्राइमरी साइड इज लेस देन द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन द सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड के ऊपर जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हैं वो लेस होती हैं, और सेकेंडरी साइड के ऊपर नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन द सेकेंडरी साइड। ठीक है, सेकेंडरी पे आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के ज़्यादा होते हैं, यानी जितनी दफ़ा आपने उसको वाउंड किया है वो ज़्यादा होते हैं, और प्राइमरी पे कम होते हैं। इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एन पी इज़ लेस दैन एन एस। स्टेप डाउन में क्या होता है, आपके पास प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो टर्न्स हैं, जो वाइंडिंग्स हैं, वो ज़्यादा होती हैं, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स कम होते हैं, तो एन पी ग्रेटर दैन एन ऐसा कह सकते हैं। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आपके पास ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि जिसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन द प्राइमरी साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन दी सेकेंडरी साइड, यानी एन एस इज इक्वल टू एन पी होता है। कूलेंट की बेस पे आप जो है वो इसको कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट आप इसके बता सकते हैं कि आपके पास जो है वो ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग है। Oil filled self cooled type uses small and medium sized distribution transformers. The assembled windings or core of such transformers are mounted in the welded oil tight steel tanks provided with a steel cover. The oil helps in transferring the heat from the core and the winding to the case from where it is radiated out of the surrounding. ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑयल फील्ड वाटर कूल ट्रांसफार्मर जो होते हैं, दिस टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर मच मोर इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर्स। द कूलिंग कॉइल इज mounted near the surface of the oil through which the cold water keeps circulating and this water carries the heat from the device. फिर आपके पास होते हैं एयर ब्लास्ट। तो इस तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनको आप यूज़ करते हैं फॉर यूज फॉर द वोल्टेजेस बिलो 25,000 वोल्ट एंड द ट्रांसफार्मर इज यूज। इस तरह के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनको आप अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमने इसकी टाइप्स ही पढ़ ली, अब हमने देखना है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि आप इसके ज़रिए से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर थ्रू द वायर्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर्स जिसमें सेवरल सेकेंडरीज यूज होते हैं, यूज्ड इन टेलीविज़न, रेडियो रिसीवर, वेयर द सेवरल डिफरेंट वोल्टेजेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके लिए आपको डिफरेंट वोल्टेजेस किसी जगह पर रिक्वायर्ड होती हैं, यानी जिस तरह टेलीविजन हैं, आपके रेडियो रिसीवर्स हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट वोल्टेजेस रिक्वायर्ड होती हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको आप एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज़ करते हैं, और इसको आप अपनी एवरीडे लाइफ में तकरीबन हर जगह पर आपके पास ट्रांसफार्मर जो है वो यूज़ हो रहा होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर आपके पास क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ ओनली वन वाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वन। द वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ द नॉर्मल ट्रांसफार्मर, डिफरेंस इज दैट it has one winding divided into the primary and secondary. The advantages of the auto transformers are they are less costly, ठीक है, और मतलब इनकी प्राइस आपके पास कम होती है। उसके अलावा ये बेटर रेगुलेशन के देते हैं आपको। उसके अलावा ये आपको लो लॉसेस देते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डनरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम रेटिंग। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ज़ाहिर है अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ इसका डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज इसका यह है कि an auto transformer does not provide electrical isolation between its winding। ठीक है, अपनी वाइंडिंग के दरमियान में ये हमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड इसकी वाइंडिंग के दरमियान में नहीं कर सकते। ठीक है, देन आपके पास है कि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो इंसुलेटेड नहीं होती प्राइमरी वाइंडिंग से। और थर्ड डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये जो है वो इसको हम लिमिटेड प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं,
जहाँ पर हमें स्लाइट वेरिएशंस ऑफ आउटपुट वोल्टेज चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज, हमें बहुत छोटी सी आउटपुट वोल्टेज में हमें चेंज चाहिए होती है, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हर जगह पर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टर टू गिव अप टू 50 to 60% ऑफ फुल वोल्टेज टू द starter of squirrel cage induction more during starting. It is used to give a small boost to a distribution cable to correct the voltage drop. एंड इसके अलावा जो हम अपनी जो है वो डेली लाइफ में अगर हम देखें तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये हमारे पास जो अगर आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल देखी जाए तो जो आपका फ़ैन होता है ना, उसकी जो स्पीड को जब आप नैरो रेंज पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ये जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एंड ये इसके कुछ रेफरेंसेस बताए गए हैं, ठीक है, तो इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। इसके अलावा हम जो है वो देखते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर अब हमारे पास किस तरह से जो है वो हम यूज़ करते हैं उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को। अब हम मतलब मोस्टली हम जो डिस्कस करते हैं वो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को डिस्कस करते हैं, तो उसको हम बुक के अंदर से चेक करते हैं। ओके, तो हम अब हमारी बुक में देखें, हमने कहा था कि जो फेराडे लॉ है वो स्टेट करता है कि वोल्टेज डेल्टा V1 अक्रॉस द प्राइमरी के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज थी वो हमने अकॉर्डिंग टू द फेराडे लॉ ये निकाली थी। हमने मैंने अभी आपको जो पीछे स्लाइड्स में दिखाया वहाँ पर मैंने NS और NP लिखा था, यहाँ N1 और डेल्टा V1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस इज़ दैट यहाँ पर अब जो 5B है वो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है हर टर्न में, और आपने एज्यूम कर लिया कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस कोर के अंदर ही है। तो अब आपने क्या किया कि जो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपने लिख लिया, वो आपके पास क्या आई, डेल्टा V2 इज इक्वल टू -N2 d5B/dt। अब आपने क्या किया कि जो इक्वेशन 33.9 थी, ये इक्वेशन जो थी इसको जब आप सॉल्व करेंगे फॉर d5B/dt एंड सब्स्टिट्यूटिंग द रिजल्ट इनटू द 40, यहाँ से d5/dt की वैल्यू निकालें और उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू N2/N1 डेल्टा V1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास अब आप ये कहते हो कि अगर N2 ग्रेटर देन N1 है, ठीक है, अगर आपके पास N2 ग्रेटर देन N1 है तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज V2 है वो एक्सीड कर जाएगी इनपुट वोल्टेज V1 से, ठीक है। आपको इस फार्मूले के अंदर बताया हुआ है कि अगर N2 ग्रेटर देन N1 है, यानी बड़ी वैल्यू को आप छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ग्रेटर देन 1 आंसर आता है, ग्रेटर देन 1 आंसर डेल्टा V से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा V2 की वैल्यू डेल्टा V1 से बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जब हमारे पास N2 लेस देन N1 होता है तो जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो लेस देन होती है इनपुट वोल्टेज से, तो इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसको हमने कहा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, अब जो है हमारे पास अगर हम ये कहते हैं कि जो इफ़ द लोड ऑफ द सेकेंडरी सर्किट इज़ अ प्योर रेजिस्टेंस, the induced current is in the phase with the induced voltage and the power supplied to the secondary circuit must be provided by the AC source connected to the primary circuit। अब जो आपके पास आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर जो है हमारे पास जिसमें कोई लॉस नहीं आ रहा, ठीक है, वो आइडियल ही है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में आपके पास कुछ ना कुछ पावर लॉस ज़रूर आता है। तो जो आपके पास पावर होगी वो क्या हो जाएगी, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर हो जाएगी। पावर आपको पता है I/V के बराबर होता है। प्राइमरी के लिए आपने लिख लिया I1 डेल्टा V1 और सेकेंडरी के लिए आपने लिख लिया I2 इंटू डेल्टा V2, ठीक है। अब जो है वो आपके पास यहाँ से अगर आप देखें तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपने डिटर्मिन करनी है, ठीक है, तो आपके पास जो सेकेंडरी करंट है वो बराबर है I2 इज इक्वल्स टू डेल्टा V2/RL, ये ओहम्स से आपने करंट निकाल लिया, और प्राइमरी के अंदर जो करंट है वो आपने निकाल लिया डेल्टा V1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप जो है वो इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएंगे एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट R equivalent is equals to N1/N2 RL, ठीक है। the is the equivalent resistance of the load resistance when viewed from the primary side, ठीक है, ये आपके पास ये आ गई। ओके, उसके बाद
हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। तो an electricity generating station need to deliver energy at the rate of 20 megawatt to the city 1 किलोमीटर अवे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन ने क्या करना है कि एनर्जी को डिलीवर करना है, उसने 20 मेगावाट एनर्जी को एक सिटी में जो कि 1 किलोमीटर अवे है। A common voltage for commercial power generator is 22 kilowatt, but a step up transformer is used to boost the voltage to 230 kilowatts before transmission. If the resistance of the wire is 2 ohm and the energy costs are about 11 C per kilowatt, or estimate the cost of the energy converted to the internal energy in the wires during one day। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमने इसको कंसेप्चुलाइज करना है कि हमने करना क्या है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटिंग द लोड, देयरफॉर देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप इन द वायर विच मीन्स दैट सम ऑफ द ट्रांसमिटेड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी इन द वायर्स एंड नेवर रीचेज द लोड। देन आपके पास क्या है कि द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द पावर डिलीवर टू अ रेजिस्टिव लोड इन एसी सर्किट। आपको जो है वो आपने क्या करना है, प्रॉब्लम के अंदर आपने फाइंड करनी है पावर डिलीवर टू द रेजिस्टिव लोड इन एसी सर्किट, और आपने इग्नोर कर देना है एनी कैपेसिटिव और इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोड। तो और पावर फैक्टर को आपने इक्वल टू 1 सेट कर देना है। ठीक है, अब आपने IRMS कैलकुलेट करना है फ्रॉम 33.31 इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो वो आपके पास जो है वो IRMS जो है वो P एवरेज ओवर डेल्टा VRMS के बराबर है। तो ये हमने जो है वो इससे पहले इसके अंदर निकाला हुआ है। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने ये फार्मूला डिराइव किया हुआ है। P एवरेज की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है, डेल्टा VRMS की वैल्यू आपको गिवन है, आप वो वैल्यूज़ लगाएंगे और ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस इन द वायर। अब आपने वो रेट फाइंड करना है जिसमें एनर्जी डिलीवर हो रही है। ठीक है, तो वो आपके पास IRMS स्केयर इंटू आर के बराबर होगा, आई स्केयर आर जो होता है। ठीक है, तो IRMS भी आपको गिवन है, आप उसकी वैल्यू लगाएं और रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाएं तो आपके पास जो है ना वो पी वायर आ जाएगा। देन आपने कैलकुलेट करना है टी एनर्जी डिलीवर टू द वायर्स ओवर द कोर्स ऑफ द डे। तो वो पी वायर जो आपने निकाल लिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी के बराबर है। ठीक है, आपके पास होता है ना P इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। ये जो वर्क है इसको उसने नाम दिया हुआ है TET का। ठीक है, जो एनर्जी आपको डिलीवर हो रही है। तो यहाँ से आप वर्क निकालें तो P इंटू टी आता है, तो TET बेसिकली ये वर्क है। तो ये आपके पास आ गया 363 किलोवाट आवर। और कोस्ट आपने निकाल लेनी है। कोस्ट आपको उसने दी हुई है क्वेश्चन में कि जो है वो 0.11 जो है डॉलर्स है किलोवाट पर आवर के लिए। 363 किलोवाट आ गए तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, $40 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, रिपीट करना है इस सिचुएशन को इन विच द पावर प्लांट डिलीवर द एनर्जी टू ओरिजिनल वोल्टेज ऑफ 22 किलोवाट। अब ओरिजिनल वोल्टेज अगर 22 किलोवाट है तो अब आपके पास IRMS किसके बराबर आएगा, वोल्टेज की जगह पे आपने 22 लगा दिया। फिर आपने जो है वो पी वायर कैलकुलेट किया, उसमें भी आपने जो ये आई थी आपके पास IRMS इसकी वैल्यू लगाई तो आपके पास इतनी पावर आ गई। फिर आपने जो है वो एनर्जी डिलीवर हो रही है किलोवाट आवर में वो आपने कैलकुलेट की, तो वो आपके पास चेंज होकर इतनी आ गई एनर्जी। और इसके लिए आप कॉस्ट निकालेंगे तो वो 4.4 इंटू 10⁻³ आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो रेक्टिफायर्स वाला टॉपिक है, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।